अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं स्टडी इन एकेडमिक चैनल। आज हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स सेड्स दैट every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो एक्सप्लेन कर दें कि न्यूटन्स का कहना है कि इस यूनिवर्स की हर बॉडी, इस कायनात की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है। वो फोर्स, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो फोर्स उन दोनों बॉडीज के मासेस के। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो बॉडीज हैं, m1 इसका मास जबकि दूसरी बॉडी का मास m2 है। इसको हम बॉडी ए कह रहे हैं, ये बॉडी बी है। इन दोनों के सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है उसको अगर नॉर्मली r कह दिया जाए, ये डिस्टेंस क्या कहला दी जाए, r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। m1 m2 इनका अगर मास था तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, और वो फोर्स और वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। दोनों बॉडी, दोनों बातों को यानी दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे। बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, f is directly to m1 m2 and inversely to r square। यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये जो लगा है, अगर हम इसको हटाते हुए इक्वल का साइन लगाते हैं तो f will be equal to g m1 m2 upon r square। ये न्यूटन्स लॉ के मुताबिक फोर्स का फार्मूला है। f is equal to g m1 m2 upon r square where g is the gravitational constant and the value of g is 6.67 exponent minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी, तो ये हमारे पास g की वैल्यू है, जबकि f इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो न्यूटन्स लॉ बहुत ही सिंपल सी कि कायनात की हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उन दोनों बॉडीज के मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों बॉडीज के दरमियान जो फासला है उसके। अच्छा, थोड़ा सा समझ लें कि अगर मासेस छोटे हैं, अगर मासेस बहुत छोटे हैं तो फोर्स भी अट्रैक्शन की या रिपल्शन की बहुत ही मामूली होगी, बहुत ही छोटी होगी। ये रिलेशन बता रहा है, डायरेक्टली रिलेशन। और अगर मासेस बड़े हैं, ह्यूज मासेस हैं, लाइक स्टार्स, सन्स, अर्थ, जमीन और सूरज के जैसे मासेस बड़े हैं, तो बड़ी बॉडीज आ गए हैं, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, जो रिपल्शन की फोर्स होगी, जो अट्रैक्शन फोर्स होगी नॉर्मली, वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मासेस से रिलेट है उन दोनों फोर्सेस का, उस फोर्स का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्स है। तो हमारे पास ये बात आपको जहन नशीन रखनी है या जहन में रखें कि फोर्स का ताल्लुक मासेस से डायरेक्टली है। फोर्स बड़ी, मासेस भी बड़े। सही है, फोर्स छोटी तो मासेस भी छोटे। इस तरीके से अगर बॉडीज का फोर्स और मासेस हम जो है कांस्टेंट रख लें, तो अगर बॉडीज एक दूसरे के करीब हैं तो फोर्सेस ज्यादा, और अगर दूरी है उसमें यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स बहुत कम हो जाएगी, या फोर्स की मिकदार कम पड़ जाएगी। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा न्यूटन्स लॉ फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसके मुताबिक न्यूटन्स फोर्स का नॉर्मली हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन, और जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 है। मासेस बॉडीज के बॉडीज पर डिपेंड करेंगे, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो r कंसिडर किया जाएगा। अब आते हैं हम मास ऑफ अर्थ के टॉपिक पर, तो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, मास ऑफ अर्थ। वही कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जमीन है और जमीन का सेंटर है, सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर इस सेंटर के ऊपर इस जगह पर एक बॉडी मौजूद है जिसका मास m है और उसका सेंटर है, ठीक है जी, उस बॉडी का यहां पर मास जो है वो क्या है, m है। इस
अर्थ का मास me था जो कि मास ऑफ अर्थ कहलाता है। तो हमारे पास जो बॉडी होगी यानी कि जो अर्थ है उसके ऊपर वो बॉडी मौजूद है। तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एक बॉडी हो जाएगी हमारे पास me जबकि दूसरी बॉडी हो जाएगी m, जबकि r की जगह हम re ले लेंगे क्योंकि यहां जो इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली re प्लस r है, इसका छोटा वाला r, लेकिन जमीन के मुकाबले में उस बॉडी की कोई हैसियत नहीं है और उस r की भी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उसे इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ re ले रहे हैं, re का स्क्वायर। अच्छा जी, किसी भी बॉडी को जमीन जब अट्रैक्ट करती है, जमीन के सरफेस के ऊपर जो भी बॉडी होती है, बिल्डिंग है चाहे कुछ भी है, इंसान है, कोई छोटी से छोटी चीज है, तो उसको जिस फोर्स से जमीन का सेंटर अट्रैक्ट करता है वो उस बॉडी का वेट कहलाता है। तो इसलिए फोर्स की जगह हम वेट लिख देंगे और वी नो दैट द वेट इज इक्वल टू mg। वेट इक्वल होता है mg के, यहां पर आ जाएगा mg g me इंटू m अपॉन re का स्क्वायर। m से बोथ साइड पर कैंसिल हो रहा है, g की वैल्यू आ रही है g इज इक्वल टू g me अपॉन re स्क्वायर। me के लिए हमें फार्मूला जनरेट करना था तो re को उधर शिफ्ट कर देंगे, me इज इक्वल टू g इंटू re का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। तो ये नॉर्मली हमारे पास फार्मूला आ जाएगा me मास ऑफ अर्थ के लिए, और जमीन का मास नॉर्मली होता है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। 6 के साथ 24 जीरो लगा दें, इतना किलो जो वजन है वो जमीन का वजन होता है, मास ऑफ अर्थ है। नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू है, इस फार्मूले के जरिए हम कैलकुलेट करें, जी की वैल्यू 9.8 जबकि 6.4 एक्सपोनेंट हमारे पास 9x जो पावर 2 के साथ जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 है। इसको कैलकुलेट करते हुए जो हमारे पास m आएगा वो मास ऑफ अर्थ कहलाएगा और वो नॉर्मली आएगा 6 एक्सपोनेंट 24 kg। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव करेंगे, या F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को ड्राइव करेंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ही मदद से मास ऑफ अर्थ निकाला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम।